सीओ योन, जो क्लास की मॉनिटर है, शांति से पढ़ रही है। उसके पीछे सू उसे देखता है और मुस्कुराता है। योन को उसकी अजीब सी मुस्कान समझ नहीं आती और वह चला जाता है। क्लास के बाद योन आराम कर रही थी, तभी अचानक हंगामा हो गया। वह लैब की तरफ भागी और देखा कि सू और एक सीनियर लड़के वू हुक के बीच लड़ाई चल रही है। वू हुक स्कूल में सबसे बड़े गुंडे के नाम से जाना जाता था। सू अपना बचाव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हुक उसे मारता ही जा रहा था, लगभग उसका गला ही दबा दिया था। तभी मास्टर लोग, टीचर्स आ गए और लड़ाई रोकी। उस वक्त भी सू की नजर सिर्फ योन पर थी। बाद में सू मिस्टर हान से मिला, जो स्कूल के कानूनी मामलों के हेड हैं। मिस्टर हान ने चेतावनी दी कि वो हुक का बाप स्कूल की मारपीट रोकने वाली कमेटी का बहुत बड़ा आदमी है। अगर यह बात बाहर गई तो सू को भारी सजा मिलेगी। उसने सलाह दी कि सू चुपचाप अपना स्कूल बदल ले, वे सब संभाल लेंगे, बस उसे चुप रहना होगा। सू ने मना कर दिया और कहा कि यह मामला दबा तो दिया जाएगा, लेकिन जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। अगले दिन एक मास्टर क्लास में आया और पूछा कि क्या किसी ने लड़ाई देखी थी। कोई नहीं बोला, सब वो हुक की गुंडागर्दी से डरते थे। फिर मास्टर ने योन को स्टाफ रूम में बुलाकर सीधे सवाल किया। उसने मना कर दिया कि उसने कुछ नहीं देखा। सू ने यह सुन लिया और उदास हो गया। उसने कहा, तू भी बाकी सब जैसी ही है, और वहां से चला गया। मीटिंग में सू नहीं आया। वह क्लास में गया, अपना सामान लिया और स्कूल से बाहर निकल गया। बाकी बच्चे खिड़की से देख रहे थे। उसने उन सबको बीच वाली उंगली, मिडिल फिंगर दिखाई और चला गया। कमिटी वालों ने भी यह देख लिया। अगले दिन स्कूल बर्फ से ढका हुआ था। जुनयोंग, जो योन के साथ पढ़ता है, जल्दी स्कूल आ गया। उसने झाड़ियों के पास किसी को देखा। एक हाथ बर्फ से बाहर निकला हुआ था। वह बर्फ हटाने लगा और सू की लाश मिली। योन भी आ गई और दोनों सुन्न रह गए। पूरे स्कूल में हाहाकार मच गया। पुलिस और एम्बुलेंस आ गए। जासूस ने मौके की जांच की। घर वालों के फोन आने लगे। प्रिंसिपल ने पहरेदार गार्ड को तुरंत नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि उसने छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, जिससे सू ऊपर चढ़ गया। गार्ड ने बहुत भीख मांगी, लेकिन उसे तुरंत निकाल दिया गया। स्कूल का चेयरमैन भी आ गया। मास्टर ने बताया कि सू स्कूल नहीं आ रहा था और वो दिमागी तौर पर परेशान, डिप्रेशन में लग रहा था। पुलिस ने इसे खुदकुशी मानकर केस बंद करने का फैसला किया। स्कूल ने सोचा कि वे बीच में नहीं पड़ेंगे और सब कुछ समझाने के लिए माता पिता की एक मीटिंग बुलाने का प्लान बनाया। जासूस डिटेक्टिव, जो इस केस की हेड थी, अपने साथी सांग जंग के साथ आई, जो सीओ योन का बाप है। उन्होंने योन और जुनयोंग से पूछताछ की, क्योंकि सबसे पहले सू की लाश उन्हीं को मिली थी। जासूस ने पूछा कि क्या सू के साथ कुछ अजीब हुआ था। ये सुनकर योन घबरा गई। जासूसों ने यह देख लिया और पूछताछ रोक दी। योन चुपचाप दूर हो गई। जब वह क्लास में गई तो मास्टर ने बताया कि सू ने खुदकुशी कर ली है। योन अंदर से टूट गई। बाद में घर पर घर वालों के साथ समय बिताया। माँ ने खाना देकर उसे ढांढस बंधाने की कोशिश की। अपने कमरे में योन ने उस कमेटी के सामने बोलने के लिए जो गवाही तैयार की थी, उसे जला दिया। उसे लगा कि सू ने अपनी जान इसलिए ली क्योंकि उसने उसे रोका नहीं, और वह खुद को कसूरवार मानने लगी। स्कूल के सेंटिनल नाम के एक खुफिया ग्रुप में अफवाहें फैलने लगी। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सू ने खुदकुशी नहीं की, किसी ने उसे धक्का दिया था। जासूसों ने बच्चों के ग्रुप के मैसेज पढ़कर वो हुक को पूछताछ के लिए बुलाया। उसने अपना जुर्म नहीं कबूला, लेकिन इस बात पर अड़ा रहा कि उसने सू को नहीं मारा। उसके बाद उसका बाप थाने आया और बिना वारंट के उसके बेटे को हाथ लगाने के लिए जासूसों को खूब डांटा। अगले दिन जांच बंद हो गई और क्लासें फिर से शुरू हो गईं। जब वो हुक स्कूल वापस आया तो बच्चे उसे घूर रहे थे और फुसफुसा रहे थे कि उसने सू को मारा है। मास्टर ने अफवाहें फैलाने के लिए पूरे ग्रुप को डांटा। जुनयोंग घर आया, माँ के लिए दवा लाया। उन्होंने एक नए होटल में खाना खाने का फैसला किया। वहां माँ ने उसे गुस्से में डांटा, कहने लगी कि वह सू की मौत के बारे में क्या छुपा रहा है। उनके रिश्ते में बहुत दरार लग रही थी। इस टेंशन से माँ बीमार हो गई और जुनयोंग का बाप उसे अस्पताल ले गया। जुनयोंग बाहर रो रहा था। बगल वाले कमरे में योन ने सब सुन लिया और वह और भी टूट गई। स्कूल ने सू की याद में सुबह एक सभा रखी। सब चुपचाप बैठे थे। योन रो रही थी। जुनयोंग बीच में ही उठकर चला गया। एक बैंड आया उसे आखिरी विदाई देने। उनमें जी हुन भी था, सू का दोस्त, लेकिन किसी को उनकी दोस्ती के बारे में नहीं पता था। योन ने जुनयोंग को मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह परेशान हो गई। उसे याद आया कि जुनयोंग ने कहा था, लोग तब मरते हैं जब वे जिंदगी से हार जाते हैं। उसने क्लास में चेक किया, वह वहां नहीं था। तभी अचानक उसने छत की एक फोटो इंटरनेट पर डाल दी। योन समझ गई कि वह कहाँ है और तुरंत भागी। इधर जुनयोंग छत पर खड़ा रो रहा था, नीचे कूदने के लिए एकदम तैयार। सू की मौत उसे अंदर से खा रही थी। योन छत पर पहुंची, जुनयोंग को टूटा हुआ बैठा पाया। उसने कहा कि लोग ऐसे अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकते। याद दिलाया कि अगर अभी मुश्किल है तो इसका मतलब यह नहीं कि आगे चलकर भी सब बुरा ही होगा। अभी वे सिर्फ 18 साल के हैं, पूरी जिंदगी आगे पड़ी है। दोनों रोए। योन ने उसे गले लगाया, कहा सब ठीक हो जाएगा। वादा किया कि साथ में स्कूल आएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और फिर से दोस्त बनेंगे। इधर जी हुन घर आया। उसके बाप मिस्टर हान ने बाहर से बढ़िया खाना मंगवाया था। पूछा कि क्या अमेरिका जाने का विचार है, लेकिन जी हुन ने मना कर दिया। मिस्टर हान ने बात टाल दी। जी हुन ने माफी मांगी, कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वह जल्दी ठीक हो जाएगा। अगले दिन स्कूल ने छत का दरवाजा खुला छोड़ने के लिए गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। गार्ड ने जाते वक्त प्रिंसिपल के ऑफिस के दरवाजे पर लात मारी और वहां उसे एक चिट्ठी मिली। बदला लेने की नीयत से
उसने वह चिट्ठी झट से अपने पास रख ली। योन के घर की घंटी बजी। बाहर कोई नहीं था। देखने गई तो बाहर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि सू ने खुदकुशी नहीं की, उसका खून मर्डर किया गया है। 25 दिसंबर 2016 को लड़ाई के बाद वू हुक और उसके दो दोस्तों ली और किम ने सू को स्कूल की छत से धक्का दिया था। लिखने वाले ने कहा कि वह खिड़की से सब देख रही थी। योन ये पढ़कर हैरान और डरी हुई थी। ये चिट्ठी झूरी नाम की लड़की की थी जो उनकी ही क्लास में पढ़ती है, लेकिन योन को ये बात नहीं पता थी। अगले दिन बस में चोरंग, जो एक और स्टूडेंट है, ने झूरी से पूछा कि क्या योन के घर के बाहर चिट्ठी छोड़ना सही था। झूरी ने पूरे भरोसे के साथ कहा हाँ, क्योंकि योन का बाप जासूस है, वह जरूर कुछ करेगा। योन ने वह चिट्ठी अपने बाप को दिखाई। पहले तो उसे किसी का मजाक लगा, लेकिन योन ने जिद की कि इसकी जांच होनी चाहिए। सांग जंग ने कहा कि चिंता मत करो, वह देख लेगा। माँ उसे अंदर ले गई, कहा कि हम सब संभाल लेंगे। अगले दिन सांग जंग प्रिंसिपल के ऑफिस गया, चिट्ठी दिखाई और इंटरनेट की पोस्ट के बारे में बताया। प्रिंसिपल ने माना कि उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आखिर हैं तो बच्चे ही। वाइस प्रिंसिपल ने इस सब को सिर्फ अफवाह बताया, कहा कि दुख की वजह से बच्चों का दिमाग खराब हो रहा है। तभी जासूस ओ वहां आ गई। ऐलान किया कि वह इस केस की जांच फिर से शुरू करना चाहती है क्योंकि अब उनके पास एक गवाह है। कहा कि अब यह केस पूरी तरह से बदल गया है। प्रिंसिपल ने विरोध किया, कहा कि वह बच्चों को बचाना चाहता है, स्कूल में फिर से कोई तमाशा नहीं चाहिए। लेकिन जासूस ओ ने कहा कि यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक इंसाफ नहीं मिलता। जब प्रिंसिपल ने पूछा कि अब क्या करना चाहिए तो सलाह दी गई कि बच्चों के दिमाग की जांच, काउंसलिंग की जाए। सब मान गए। योन ने अपने बाप से जांच के बारे में पूछा, लेकिन वह कुछ भी बताने से कतरा रहा था। फिर उसने वो हुक के बारे में पूछा। योन ने कहा कि वो हुक बहुत गुस्सैल है, हमेशा सबसे लड़ता रहता है, स्कूल का सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सोचने लगी कि चिट्ठी भेजने वाला चाहता है कि वह खुद इसकी तहकीकात करे। बाप ने बात टाल दी, कहा कि यह सिर्फ तुम्हारा शक है, पुलिस पर छोड़ दो। उसी रात एक न्यूज वाले रिपोर्टर पार्क को भी वैसी ही एक चिट्ठी मिली। अगले दिन स्कूल में बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। झूरी घबरा रही थी कि कहीं जो सबको यह न बता दे कि चिट्ठियां उन्होंने भेजी हैं, लेकिन जो बिल्कुल शांत थी। उसने कहा कि उसने किसी को कुछ नहीं बताया है। झूरी अंदर गई तो जासूस को उसके जवाबों पर शक होने लगा। झूरी ने पूछा कि यह काउंसलिंग क्यों हो रही है। उसकी स्कूल की जिंदगी बिल्कुल आम है और वह जल्दी से वहां से निकल गई। जब उससे लड़कों के साथ लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसे किसी में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में वो हुक ने चौ रंग और झूरी को देखा, उनका मजाक उड़ाया और चला गया। लड़कियां घर जा रही थीं। तभी रिपोर्टर पार्क ने उनसे बात करने की कोशिश की। इधर योन जासूस के लिए कॉफी लेकर गई। उसने गलती से कुछ फाइलें देख लीं जिनमें चौ और झूरी पर नजर रखने की बात लिखी थी। जासूस ने पूछा कि क्या उन्होंने कुछ देखा है तो योन ने हंसकर बात टाल दी। बाहर जाकर वह सोचने लगी कि आखिर उन पर नजर क्यों रखी जा रही है। योन बाद में चो रंग और झूरी से एक होटल में मिली, कॉपी वापस करने के बहाने। चो रंग ने आम तरीके से बात करने की कोशिश की, लेकिन झूरी घबरा गई और गुस्से में वहां से चली गई। बाहर जाकर उसने रिपोर्टर पार्क को फोन किया, कहा कि वह सबसे पहले सारा सच बताएगी, इससे पहले कि कोई और कहानी को घुमा दे। पार्क ने बाद में स्कूल चलाने वाली संस्था फाउंडेशन के मुखिया को घेरा। मुखिया ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया तो पार्क ने उसे उकसाया। मुखिया ने पार्क का कॉलर पकड़ लिया और यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मिस्टर हान को टीवी पर इंटरव्यू देने का न्योता मिला, जिसे वह टाल नहीं सकता था, और आखिर में उसे सबके सामने आने के लिए हामी भरनी पड़ी। अगले दिन पार्क प्रिंसिपल से मिला और इल्जाम वाली चिट्ठी के बारे में पूछा। प्रिंसिपल ने सबसे पहले तो मना कर दिया, लेकिन चिट्ठी देखने के बाद कहा कि उसे इसके बारे में नहीं पता था, शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा। इधर योन ने जोंगपा सेंटिनल नाम का अकाउंट, जिसे जी हुन चला रहा था, यह किसी को नहीं पता था, को मैसेज किया। पूछा कि सू ने सच में अपनी जान क्यों ली। उसने भी माना कि वह भी यही सोच रहा है। बाद में बच्चों ने पार्क का इंटरव्यू देखा जिसमें चिट्ठी और योन की गवाही के बारे में बताया गया था। झूरी का चेहरा धुंधला कर दिया गया था, लेकिन सच बाहर आने से उसे बहुत सुकून और खुशी मिली। इंटरव्यू देखने के बाद जो झूरी से मिली, कहा कि उन्होंने सही किया, अब उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए क्योंकि झूरी ने सब देखा था, उसे गवाही देनी चाहिए। अगर सच बाहर आया तो प्रिंसिपल, जासूस और बाकी लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन झूरी ने कहा कि कुछ नहीं बदलेगा। वो हुक ने सू को मारा और अगर वह बोली तो सब उसे ही कसूरवार ठहराएंगे। चो ने जिद की कि वे दोनों डरे हुए थे, दोनों शिकार हैं, इसलिए पुलिस को सब बताना चाहिए। झूरी ने डराया कि वो हुक उसे भी नहीं छोड़ेगा, वह उसे भी मार सकता है जैसे सू को मारा। चो ने कहा कि अगर वे पुलिस की सुरक्षा में रहेंगे तो बच जाएंगे, वह झूरी को बचाएगी। झूरी अचानक फूट फूट कर रोने लगी, कहा कि कोई उसका दोस्त नहीं है। उसने चो के कपड़ों का मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया। चो ने आखिर में पूछा कि क्या झूरी ने सच में सब अपनी आंखों से देखा था या बस कहानी बनाई थी। झूरी इस बात पर अड़ी रही कि उसने सब अपनी आंखों से देखा था। चो ने कहा कि फिर तो पुलिस के पास जाना ही चाहिए क्योंकि यह बात इंटरनेट पर बहुत फैल गई है, अब यह मामला बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन झूरी
झूरी यह दबाव नहीं झेल पाई और भाग गई। सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जो रंग बुरी तरह घायल हो गई। अगले दिन स्कूल में अफवाह उड़ी कि वो हुक को स्कूल से निकाल देना चाहिए। माँ बाप इस बात पर कंफ्यूज और गुस्से में थे कि केस फिर से क्यों खोला जा रहा है, लेकिन स्टेज पर सांग जंग ने समझाया कि उसकी भी बेटी यहीं पढ़ती है, लेकिन इल्जामों की वजह से केस को फिर से खोलना जरूरी है। इधर योन ने चो के एक्सीडेंट के बारे में सुना और झूरी के पास भागी। झूरी नर्स के कमरे में थी, कहने लगी कि चो ने चिट्ठी लिखी थी और उसे इस सब में जबरदस्ती शामिल किया था। उसने चिट्ठी से अपना कोई भी लेना देना होने से मना कर दिया। योन हैरान थी, पूछा कि क्या उसे थोड़ा भी पछतावा नहीं हो रहा है? जो अभी कोमा में है। झूरी ने पलट कर कहा कि जो खुद ट्रक के सामने कूदी थी और अगर उसके दोस्त उस पर भरोसा करते तो शायद वह ऐसा कदम नहीं उठाती। योन को उससे घिन आने लगी और वह वहां से चली गई। बाहर जाकर वह फूट फूट कर रोई। झुनयोंग ने उसे देखा और उसे संभाला। मिस्टर हान रिपोर्टर पार्क से मिला, पूछा कि चिट्ठी किसने दी, लेकिन पार्क ने नाम बताने से मना कर दिया। झूरी चो से मिलने अस्पताल गई, कहा कि शायद चो कभी नहीं उठेगी, शायद मर भी जाए। अगर ऐसा हुआ तो झूरी अकेली ही जिंदा बचेगी। स्कूल में कुछ लड़कियां झूरी को चो की हालत के लिए ताने मार रही थीं। उन्हें लगा कि झूरी ने ही चिट्ठी लिखी थी। झूरी चुप थी, वह टूटने ही वाली थी जब मास्टर ने उसकी मदद की और क्लास को बताया कि झूरी कुछ दिन स्कूल नहीं आएगी। आखिर में रिपोर्टर पार्क योन से मिला, कहा कि बच्चे इस बात पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि चिट्ठी किसने लिखी या चो का एक्सीडेंट कैसे हुआ, लेकिन किसी को यह पता लगाना चाहिए कि सू असल में क्यों मरा। कहा कि योन को यह जिम्मेदारी उठानी होगी। योन ने सोचा, फिर कहा कि वह सच सामने लाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता है कि कोई मदद नहीं करेगा, बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, इसलिए बच्चों को ही सच ढूंढना होगा। जीहून अपने कमरे में खड़ा था, सू की यादों में खो गया। याद आया कैसे वे दोनों पहली बार दोस्त बने थे जब दोनों अस्पताल के पागलों वाले वार्ड में भर्ती थे। तभी उसके बाप आ गए और कहा कि सू ऐसा इंसान नहीं था जो अपनी जान ले ले। इधर योन गहरी सोच में थी। उसने अपने सभी दोस्तों को खाने पर बुलाया, कहा कि वह एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है और उसे उनका साथ चाहिए। पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि वक्त आने पर सब बता देगी। दोस्तों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उसके साथ खड़े हैं। जासूस ओ ने वो हुक और उसके दोस्तों को एक ढाबे में पकड़ा। फिर से सू की मौत वाली रात के बारे में सवाल किए। किम घबरा गया, वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन वो हुक ने उसे रोक लिया। जासूस ने और दबाव डाला, पूछा कि वे क्या छुपा रहे हैं। वो हुक इस बात पर अड़ा रहा कि वे तीनों साथ थे। फिर वहां से चला गया, लेकिन किम ने छुपकर जासूस को बताया कि उसके पास सबूत है कि वह उनके साथ नहीं था और वह नहीं जानता कि उस रात उन दोनों ने क्या किया। अगले दिन वो हुक की माँ पुलिस थाने में घुसी। बहुत गुस्से में थी कि उसके बेटे को बिना किसी सबूत के मुजरिम की तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। उसने झूरी पर मानहानि बदनामी का केस करने की धमकी दी और चली गई। स्कूल की प्रार्थना असेंबली के दौरान योन और उसके दोस्तों ने स्कूल के माहौल पर चिंता जताई। बच्चों की देखभाल करने वाली टीचर आ गई और उसने उन्हें सजा के पॉइंट दे दिए। योन ने सवाल किया तो टीचर ने सारे हंगामे के लिए बच्चों को ही कसूरवार ठहराया। योन ने पलटकर जवाब दिया, कहा कि यह स्कूल की गलती है। उसने योन को सबके सामने बोलने को कहा। माहौल बहुत गर्म हो गया और बाकी बच्चे अपने फोन पर वीडियो बनाने लगे। टीचर ने धमकी दी, लेकिन कोई नहीं रुका। उसने योन को बताया कि चिट्ठी किसने लिखी है। योन ने आखिर में ऐलान कर दिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। पूछा कि क्या दोस्तों को चुप रहने पर पछतावा नहीं होता, और कहा कि वह खुद सू की मौत का सच ढूंढेगी। जब वह पीछे नहीं तो टीचर ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरी क्लास विरोध में खड़ी हो गई, रिकॉर्डिंग करने लगी और टीचर के खिलाफ हो गई। जब माँ बाप को पता चला कि टीचर ने योन के साथ क्या किया है तो योन ने कहा कि किसी को भी बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। उसने फैसला कर लिया है कि वह खुद सू के केस की जांच करेगी और उसे बस उनका साथ चाहिए। फिर वह घर से चली गई। इधर जीहून योन और बाकी लोगों के पोस्ट पढ़ रहा था। उसे समझ आ गया कि कुछ बड़ा होने वाला है और उसने झोंगपा के नाम से मैसेज किया। सलाह दी कि केस फिर से खोला जाए। बातचीत शुरू हुई। जीहून ने उन्हें आइडिया दिए और रास्ता दिखाया। जासूस ओ फिर से झूरी के घर गई, लेकिन उसने किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। कहा कि वह बात नहीं कर सकती। जब उसे बताया गया कि उस पर बदनामी का केस हो सकता है तो वह डर गई और जासूस को घर से बाहर निकाल दिया। योन और उसकी माँ उस टीचर से मिलने गईं जिसने उसे मारा था, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि वह बीमार है और यह भी कहा कि योन ने ही उसे उकसाया था। योन की माँ आग बबूला हो गई, धमकी दी कि वह स्कूल की शिकायत शिक्षा मंत्री से करेगी। फोन करने का नाटक किया और वहां से चली गई। बाहर आकर अपनी बेटी से कहा कि अब वे लोग तेरी बात सुनेंगे, अंदर जा और अपना बेस्ट दे। योन वापस गई और मांग की कि केस की सबके सामने जांच करने के लिए स्कूल में एक अदालत ट्रायल लगाई जाए। टीचर ने इस बात को सिरे से नकार दिया, लेकिन योन ने उसे उसकी गुंडागर्दी का वीडियो दिखा दिया। वाइस प्रिंसिपल बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन चुपचाप बैठ गया। योन इस बात पर अड़ी रही कि सच सामने लाने का बस यही एक रास्ता है। तभी मिनसुक, जो क्लास का वाइस कैप्टन है, आया और उसने योन का साथ दिया। उसने कहा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो जिंदगी भर पछतावा होगा। वाइस प्रिंसिपल आखिर में मान गया। बाद में योन ने पूरी क्लास को स्कूल की अदालत का प्लान बताया। समझाया कि सीनियर होने के नाते वे लोग अदालत चलाएंगे, सच की जांच करेंगे
और खुद केस लड़ेंगे। लेकिन योन के पक्के दोस्तों को छोड़कर कोई भी कागज पर दस्तखत साइन करने को तैयार नहीं हुआ। बाहर जाकर उन्हें समझ आया कि इजाजत लेने के लिए 500 बच्चों के साइन चाहिए। दोस्तों ने साइन जमा करना शुरू किया। जी हुन भी उनके साथ जुड़ गया और योन से कहा कि अगर यह अदालत है तो वो हुक को एक वकील चाहिए, क्योंकि स्कूल में कोई भी उसकी इज्जत नहीं करता। जी हुन ने कहा कि वह उसका बचाव करेगा क्योंकि वह दूसरे स्कूल से है, लेकिन योन ने कहा कि अभी तक उनके पास पूरे साइन नहीं हुए हैं। जी हुन ने जिद की तो योन भड़क गई, कहा कि वह अपनी हदें पार कर रहा है और गुस्से में वहां से चली गई। घर पर बैठी हुई वह बहुत परेशान और उदास थी। इधर बोर्ड की मीटिंग में वाइस प्रिंसिपल से सवाल पूछा गया कि उसने इसकी इजाजत कैसे दी। चेयरमैन ने कहा कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, बच्चे कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल ही लेते। उसे पक्का यकीन था कि योन इतने सारे साइन जमा नहीं कर पाएगी। इधर जुनियोंग ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और फॉर्म पर साइन करवाए। योन को पता चला कि उसके दोस्तों ने उसे ब्लॉक कर दिया है क्योंकि उसने जी हुन से बहुत बदतमीजी से बात की थी। वह पार्क में उदास बैठी थी। जुनियोंग उसके पीछे पीछे आया और माहौल को शांत करने की कोशिश की। उसने उससे इंटरनेट चेक करने के लिए फोन मांगा। उसने देखा कि उसके दोस्त एक खास कॉन्सर्ट गाने के शो में गए हैं जहां जी हुन मेहमान के तौर पर गा रहा था। उसने भी वहां जाने का फैसला किया। शो में उसने जी हुन को गाते हुए देखा। उसने बच्चों को न्योता दिया था और शो के दौरान बहुत सारे साइन जमा कर लिए थे। इधर जूरी को कोर्ट से बदनामी के केस का नोटिस मिल गया। वह टूट कर रोने लगी। तभी उसकी माँ अंदर आई और उसे शांत करने की कोशिश की। योन जी हुन से मिली और कहा कि यह कोई मजाक नहीं है, अगर वह इसे खेल समझ रहा है तो रुक जाए, ये केस किसी की मौत से जुड़ा है। जी हुन ने बड़े आराम से कहा कि वह एकदम सीरियस है। पूछा कि वह ऐसा क्यों सोचती है। योन ने पूछा कि क्या वह सू को जानता था। जी हुन ने कहा नहीं। योन ने पूछा कि फिर वह इस सब में हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। उसने जवाब दिया कि उसे बस जानने की खुजली है और वह सू की मौत का असली सच जानना चाहता है। योन ने माना कि वह भी यही चाहती है। आखिर में वह जी हुन के साथ काम करने को तैयार हो गई और दोस्तों को बताया कि जी हुन अब उनकी तरफ है। इधर जूरी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक बहुत ही अजीब सी वीडियो बनाई। उसने पागलों जैसी हरकतें की, अपने इस सदमे के लिए स्कूल और दोस्तों को कोसा, कहा कि सब उसी को कसूरवार मानते हैं। वो हुक की माँ ने पहले ही उस पर केस कर रखा था जिसने हालात और भी बिगाड़ दिए। अगले दिन योन और उसके दोस्तों ने 500 से ज्यादा साइन वाले फॉर्म वाइस प्रिंसिपल को दे दिए। स्कूल का क्लब हॉल भी पक्का कर लिया। स्टाफ की मीटिंग में बताया गया कि जब तक कोई मास्टर उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता वे हॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कुछ नहीं बोला जब तक कि उनकी क्लास टीचर आखिर में मान नहीं गई। उसने उन्हें कबाड़ से भरा हुआ हॉल दिखाया और बच्चों ने मिलकर उसे साफ करना शुरू किया। जी हुन अपने बाप मिस्टर हान से मिला और बताया कि वह उस अदालत में जा रहा है ताकि सू का नाम इस सब से हमेशा के लिए हट सके। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उसके मरने के बाद भी उसकी चुगलियां कर रहे हैं। बाद में योन और उसके दोस्तों ने अदालत की तैयारी की। जी हुन आया, कहा कि पहली सुनवाई जल्दी होनी चाहिए क्योंकि स्कूल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। योन मान गई। उन्हें समझ आया कि उन्हें एक जज की भी जरूरत होगी। योन ने अपने एक दोस्त को मिनसुक के पास भेजा जो एक सच्चा और ईमानदार लड़का है और वह जज बनने को तैयार हो गया। फिर वे जूरी को गवाही देने के लिए मनाने गए। उसकी माँ इसके खिलाफ थी लेकिन जूरी ने उन्हें अंदर आने दिया। उसने आईपैड पर टाइप करके बात की क्योंकि वह यह नाटक कर रही थी कि वह ठीक से बोल नहीं सकती। योन ने उसे वह चिट्ठी दिखाई, याद दिलाया कि चिट्ठी लिखने का मतलब था कि उसे योन पर भरोसा था कि वह सच बाहर लाएगी। जूरी गवाही देने को तैयार हो गई लेकिन एक शर्त पर कि योन इस अदालत से बाहर हो जाए। योन मान गई। योन के दोस्तों ने यह सब सुन लिया और योन को मतलब ही कहा। वे गुस्से में वहां से चले गए। बाद में जूरी और उसकी मां ने वह डरावनी वीडियो इंटरनेट पर डाल दी और वह आग की तरह फैल गई। रिपोर्टर पार्क ने इसे देखा और बच्चों की अदालत का साथ देने का फैसला किया। वह उन पर वीडियो बनाना चाहता था लेकिन योन ने मना कर दिया, कहा कि इससे जूरी को और चोट पहुंच सकती है। उसने जिद की कि वीडियो जूरी को बचाने के लिए होनी चाहिए। उसके बाद जी हुन वो हुक से मिला, कहा कि वह अदालत में उसका वकील बनने को तैयार है लेकिन वो हुक ने गुस्से में मना कर दिया। उसने जी हुन पर अदालत को अपने हिसाब से चलाने का इल्जाम लगाया, कहा कि उसे पता है जी हुन और योन मिलकर कोई चाल चल रहे हैं। जी हुन ने कहा कि उसे वो हुक पर भरोसा है। वह जानता है कि उसने सू को नहीं मारा। अगर वो हुक गवाही देगा तो स्कूल उस पर यकीन करेगा। वो हुक ने जी हुन को थप्पड़ मारा, उसे दूर रहने की चेतावनी दी और वहां से चला गया। जब वो हुक घर आया तो उसने देखा कि किसी ने उनके मेन गेट पर कातिल लिख दिया है। उसके बाप ने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। दादी उसे बचाने आई लेकिन वो हुक वहां से चला गया। उसके बाद एक आदमी ट्रक लेकर उनके घर में घुस गया और अचानक घर में आग लग गई। वो हुक दूर था जब उसे फोन आया। वह भाग कर गया तो पता चला कि उसकी दादी उस आग में जलकर मर गई है। वह अंदर से टूट गया लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। क्लब हॉल में बाकी दोस्तों को बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा कि अब वो हुक शायद अदालत में कभी नहीं आएगा। इधर सांग जंग ने आग लगने वाले हादसे की जांच शुरू कर दी। वो हुक जूरी के घर गया और इस सब के लिए उसे कोसा। उसके घर में तोड़ फोड़ की, कहा कि उसकी वायरल वीडियो की वजह से ही यह सब हुआ है। योन आ गई
और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो हुक ने उसे मारना चाहा तो योन का दोस्त आकर उसे बचा ले गया। जूरी की माँ बाहर आई और उसने योन पर एक बाल्टी पानी डाल दिया। योन रोते हुए माफी मांगने लगी और सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। बाद में जोंगपा ने योन को मैसेज किया और उसकी हिम्मत बढ़ाई। सारे दोस्त फिर से इकट्ठा हुए और अदालत के काम पर लग गए। जी हुन ने सबको बताया कि वो हुक गवाही देने के लिए तैयार हो गया है। सब हैरान रह गए। योन ने पूछा कि उसने अपना मन क्यों बदला। जी हुन चुप रहा। योन को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है। उनकी क्लास टीचर ने योन को सू के बड़े भाई से मिलने को कहा, जिसने यह राज खोला कि सू ने खुदकुशी नहीं की थी। उसने इसके सबूत भी दिए। जी हुन पीछे से चुपचाप सब देख रहा था। पहले जब जी हुन वो हुक से मिला था तो वो हुक ने अदालत में आने की शर्त पर उसे जबरदस्ती शराब पिलाई थी। जी हुन, जिसने पहले कभी शराब नहीं पी थी, मजबूर हो गया। घर आकर उसे अपने बचपन की खौफनाक यादें सताने लगी। कैसे उसके बाप ने उसकी माँ को बेरहमी से पीटा था और वह छुप कर डर रहा था। कमरे के बाहर मिस्टर हान ने देख लिया कि जी हुन नशे में है। उसे नींबू पानी दिया और कहा कि वह समझता है कि कुछ बहुत बड़ा हुआ है जिसने उसे यह सब करने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह योन पहली सुनवाई के लिए बहुत घबराई हुई थी। उसे देर हो रही थी, लेकिन झुनियोंग ने उसे समय पर पहुंचा दिया। क्लास में जूरी के लोगों को पक्का किया गया। उनसे सवाल जवाब करके फैसला सुनाने वाले लोग चुन लिए गए। योन ने जूरी लड़की को मैसेज किया कि अदालत सुबह 10 हान बजे शुरू हो रही है। उसे आने का न्योता दिया। जूरी ने चुपचाप मैसेज पढ़ा। वाइस प्रिंसिपल ने योन की माँ को अदालत रोकने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने अपनी बेटी का ही साथ दिया। सब बच्चों के नाम लिखकर दे दिए गए कि वे क्लास छोड़कर अदालत में जाएंगे। जुनियोंग की मां ने यह सुना तो वह उसके कमरे में घुसी और इस सब के लिए उसे ही कोसा। उसने आखिर में उसे रोका और चिल्लाकर कहा कि वह उससे नफरत करता है। मां ने उसे फिर से मारा, लेकिन वह घर छोड़कर चला गया। जीहुन ने जुनियोंग को क्लब हॉल में सोते हुए पाया। उसने बहाना बनाया कि वह किताबें लेने आया था। फिर जीहुन ने उसे अपने घर पर रुकने के लिए कहा। उस रात जुनियोंग ने माना कि सू की मौत के बाद उसने वहां किसी और को भी देखा था, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि बर्फ की वजह से वह पक्का नहीं कह सकता था। आखिरकार अदालत शुरू हुई। मिनसुक ने खुद को जज बताया और समझाया कि यह एक नकली अदालत है। इसका पुलिस या असली कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसका मकसद सिर्फ सच ढूंढना है। एक बच्चे की मां ने इसे रोकने की कोशिश की, तमाशा खड़ा किया, लेकिन मिनसुक ने भीड़ को शांत कराया। उसकी खुद की मां ने भी बीच में बोलना चाहा, तो उसने बड़ी सख्ती से उसे चले जाने को कहा। तभी वो हुक हॉल में घुसा। सब हैरान रह गए और उसकी फोटो खींचने लगे। मिस्टर हान भी अपने ऑफिस में बैठकर सीसीटीवी पर बड़ी गौर से सब देख रहा था। योन ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। उसने बताया कि उसके पास पक्के सबूत हैं कि किसी ने वो हुक को मरने से ठीक पहले सू पर बुरी तरह हमला करते हुए देखा था, और लैब वाले हादसे में भी उसने सू को बहुत बुरी तरह पीटा था। बहुत से बच्चे इसके गवाह थे। उसने कहा कि यह एक तरफा मारपीट थी। योन ने आगे कहा कि सू को पता था कि उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, इसलिए वह उस बिकी हुई कमेटी के पास नहीं गया और चला गया। उसने ऐलान किया कि अब यह साफ लग रहा है कि यह एक मर्डर, खून था। उसने सीधे सीधे सू की मौत का इल्जाम वो हुक पर लगा दिया। ब्रेक के बाद अदालत फिर से शुरू हुई। जीहुन ने वो हुक से सवाल जवाब चालू रखे। वो हुक ने बताया कि जब वह लैब में गया, सू पहले से वहां था और उसे बड़ी अजीब नजरों से घूर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि क्यों। सू ने उसका मजाक उड़ाया, उसे नाली का कीड़ा कहा। वो हुक को गुस्सा आ गया और उसने उसे पीट दिया, लेकिन उसने कहा कि यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वह बाद में इसे भूल गया। जीहुन ने भी माना कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, बस एक आम लड़ाई थी। लेकिन जब योन ने वो हुक से पूछा कि उस रात वह कहाँ था, तो उसने कहा कि वह अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। योन ने पूछा कि क्या कोई इस बात को सच साबित कर सकता है। वो हुक ने कहा कि उसके दोस्त यहीं हॉल में बैठे हैं, वे बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही योन ने एक दोस्त से पूछा, किम घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि उसे कुछ नहीं पता और वह उस रात वो हुक के साथ बिल्कुल नहीं था। वो हुक का झूठ सबके सामने आ गया। कोर्ट फिर से चालू हुई। किम ने बताया कि वह असल में उस रात वो हुक के साथ नहीं था। उसने कहा कि वो हुक ने उसे झूठ बोलने के लिए मजबूर किया था। उसे नहीं पता कि वो हुक और ली ने उस रात क्या किया, क्योंकि वे दोनों शराब पीकर उसे वहीं छोड़कर चले गए थे। यह सुनकर वो हुक आगा बूला हो गया और उसे गालियां देने लगा। वह किम पर हमला करने दौड़ा, लेकिन बच्चों ने उसे रोक लिया। मिनसुक ने यह सब देखा और कहा कि कोर्ट 4 मिनट बाद फिर से शुरू होगी। इधर योन ने वहां बैठे सब लोगों को बताया कि वो हुक ने सिर्फ अपना झूठ ही नहीं गढ़ा, बल्कि अपने दोस्त से भी झूठ बोलने को कहा। इससे साबित होता है कि वह उस रात के बारे में कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। जीहुन फिर वह इल्जाम वाली चिट्ठी ले आया। योन ने उसे जोर से पढ़ा। उसमें लिखा था कि 25 दिसंबर को वो हुक, ली और किम स्कूल की छत पर थे और उन्होंने सू को मारा था, लेकिन किम ने बताया कि वह तो कहीं और था। तो यह इल्जाम साफ तौर पर झूठा है। सब लोग सुन रह गए। योन ने भीड़ में जूरी को देखा। यह सुनते ही वह तुरंत वहां से चली गई। बच्चों को शक होने लगा कि जूरी ने खुद ही वह इल्जाम वाली चिट्ठी लिखी थी। बाद में जूरी योन से अकेले में मिली और उसे उस रात की असली चिट्ठी दी। कहा कि वह गवाही देने को तैयार है, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात राज रहे और वह कभी वो हुक के सामने न आए। उसे पूरा यकीन था कि चिट्ठी एकदम सही है और योन को उस पर भरोसा करना चाहिए। जूरी ने आगे कहा कि चौ ने शायद किसी को छत पर वो हुक और ली के साथ देखा था और उसे लगा कि वह किम था। योन ने उस पर दबाव डाला
पूछा कि क्या उसने सच में किम को ऊपर देखा था या यह सिर्फ उसका वहम था। झूरी चिढ़ गई और भड़क उठी, अड़ गई कि उसने सच में सब अपनी आंखों से देखा था। लेकिन अगले ही पल उसके बात करने का तरीका बदल गया। उसने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया कि अब वह सिर्फ झूठ बोल रही है, उसे खुद नहीं पता कि अब सच क्या है। जज्बातों में बहकर झूरी ने हाथ में पकड़ी चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अचानक कमरे से भाग गई। योन ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, उसका नाम पुकारा। उसने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया कि अब वह सिर्फ झूठ बोल रही है, उसे खुद नहीं पता कि अब सच क्या है। जज्बातों में बहकर झूरी ने हाथ में पकड़ी चिट्ठी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और अचानक कमरे से भाग गई। योन ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, उसका नाम पुकारा। योन ने उसके पीछे जाने की कोशिश की, उसका नाम पुकारा, लेकिन झूरी हॉल में कहीं गायब हो गई। योन ने उसे हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। उसी वक्त रिपोर्टर पार्क अपनी जांच में लगा हुआ था। उसे इंटरनेट से एक नया सबूत मिला कि सेंटिनल नाम का अकाउंट जो बिना नाम बताए स्कूल के घोटालों और मामलों के बारे में लिखता था, उसका आईपी एड्रेस दिसंबर से पहले और बाद में अलग अलग था। दिसंबर से पहले कोई और उसे चला रहा था, बाद में वह बदल गया। पार्क जासूस ओ से मिला और उसे यह सब बताया, पूरे भरोसे के साथ कहा कि अब यह पक्का हो गया है कि असली सेंटिनल खुद सू ही था। जासूस ओ सन्न रह गई, खासकर इसलिए क्योंकि अब भी कोई सेंटिनल के नाम पर मैसेज डाल रहा था। इसका मतलब वह अकाउंट सू के साथ खत्म नहीं हुआ, कोई और उसे चला रहा है। पार्क को शक था कि सू का कोई दूसरा साथी है, कोई बहुत पक्का दोस्त जिसे इसका पासवर्ड पता था। जासूस ओ ने पूछा कि वह कौन हो सकता है। पार्क ने जवाब दिया कि सू के ज्यादा पक्के दोस्त नहीं दिखते थे, कम से कम दुनिया की नजरों में तो नहीं। लेकिन उसने कहा कि शायद सू का एक दोस्त था, कोई जो चुपचाप रहता हो, जो सबके सामने होकर भी किसी की नजर में ना आए, कोई जिसके पास अब भी अपना नाम छुपाने की बहुत बड़ी वजह हो। उस रात जी हुन वो हुक से मिलने गया। वो हुक गुस्से में घर से निकल रहा था, उसके शरीर पर चोट के निशान थे। जी हुन ने पूछा कि क्या उसका बाप हमेशा उसके साथ ऐसा ही सलूक करता है। वो हुक ने बात टाल दी। जी हुन ने आखिर में पूछ ही लिया कि उस रात वह कहाँ था। वो हुक इसी बात पर अड़ा रहा कि वह वहीं था जहाँ उसने बताया था। फिर उसने माना कि वह ली के साथ था। दोनों बहुत टेंशन में थे। ली ने उसे शांत करने की कोशिश की थी। जी हुन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और चला गया। वो हुक उसके पीछे पीछे गया और मान लिया कि उसने उस रात अपने घर में किसी को देखा था, लेकिन उसने सोचा कि वह कोई सपना था। जब उसने अपने बाप से इस बारे में पूछा तो उसने उसे बहुत बुरी तरह डांटा। उसने जी हुन को यह बात इसलिए बताई क्योंकि उसे लगा कि उसे यह जानने का हक है, और फिर वह वहां से चला गया। इधर किम योन की टीम से मिला और माना कि वह उस रात किसी दूसरे शराब खाने बार में था। योन और उसके दोस्तों ने वहां की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने की कोशिश की, लेकिन मालिक ने मना कर दिया। किम को याद आया कि वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए उसने इंटरनेट पर लोगों की फोटो ढूंढनी शुरू की। आखिर में उसे एक फोटो मिल गई जिसमें किम उस बार में नजर आ रहा था, जिससे यह साबित हो गया कि वह वो हुक के साथ नहीं था। जब वह जाने लगा तो ली ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि उसने झूठ क्यों बोला। किम ने कहा कि वे कभी सच्चे दोस्त नहीं थे, ली हमेशा उसे नजरअंदाज करता था। ली ने उस पर जलनखोर होने का इल्जाम लगाया, उसकी बेइज्जती की ओर जाने लगा, लेकिन किम ने उसे मुक्का जड़ दिया। दोनों में हाथापाई हो गई। इस मारपीट में ली ने किम को धक्का दिया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गया। ली ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बचा नहीं पाया। मास्टर लोग आ गए। किम बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। ली घबरा गया और वहां से भाग निकला। बाद में बच्चे वाले वकील योन की टीम इकट्ठा हुए। योन को डर था कि यह हादसा उनकी अदालत को ही बंद करवा देगा। वह एक पीड़ित सू के लिए इंसाफ चाहती थी, लेकिन अब एक और नया शिकार बन गया है। जी हुन ने यह सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसे पता था कि वह चिट्ठी झूठी थी, लेकिन फिर भी उसने उसे छपवाया, यह सोचकर कि दबाव में आकर वो हुक सच उगल देगा। योन भड़क गई, कहा कि अब वह इसे एक असली अदालत की तरह ही मानेगी और वहां से चली गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि पहले वह झूरी पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन अब करेगी और एक असली वकील की तरह काम करेगी। फिर उसने चो की असली चिट्ठी खोली, सुरागों का पीछा किया और टीचर के साथ स्कूल की छत पर पूरी जांच करने के लिए गई। योन ने बहुत ध्यान से झूरी की चिट्ठी के हिसाब से एक एक चीज चेक की। फिर उसने तय किया कि वह छत के बिल्कुल किनारे पर चढ़ेगी। टीचरों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी, क्योंकि झूरी ने कोई लोहे की आवाज सुनी थी। छत पर लोहे का कुछ नहीं दिख रहा था। योन बड़ी मुश्किल से उस रेलिंग पर चढ़ी। सब लोग बहुत डर, लेकिन वह नहीं मानी, क्योंकि झूरी ने कोई लोहे की आवाज सुनी थी। छत पर लोहे का कुछ नहीं दिख रहा था। योन बड़ी मुश्किल से उस रेलिंग पर चढ़ी। सब लोग बहुत डर कर उसे देख रहे थे। जैसे ही उसने किनारे पर पैर रखा, उसे वही लोहे की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसा ही जैसा झूरी ने बताया था। इससे यह पक्का हो गया कि झूरी ने सच में कुछ देखा था और यह मामला मर्डर का ही था। योन ने अपने दोस्तों से कहा कि अभी से कोई भी फैसला मत सुनाओ। बाद में वाइस प्रिंसिपल ने जी हुन को अपने ऑफिस में बुलाया और उससे मिन्नत की
कि वह इस अदालत को यहीं खत्म कर दे, लेकिन जीहुन ने कहा कि अगर यह सब उस अनुशासन कमेटी की पोल खुलने के डर से हो रहा है तो वाइस प्रिंसिपल को गवाह के तौर पर आना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि वह सब झूठ था। वाइस प्रिंसिपल की बोलती बंद हो गई। जीहुन ने यह बात अपने बाप को बताई, जिसने पूछा कि क्या वाइस प्रिंसिपल सिर्फ सच सामने आने से डरता है। जीहुन ने कहा शायद यह अदालत और भी कई बड़े राज खोलेगी, और मुस्कुराता हुआ चला गया, जबकि उसका बाप गहरी सोच में डूबा उसे देखता रहा। योन आखिरी बार जूरी के घर गई, लेकिन जूरी की मां ने बताया कि वे शहर छोड़कर जा रहे हैं। योन ने उसके लिए एक संदेश छोड़ा कि उसे जूरी पर पूरा भरोसा है। अगले दिन अदालत का दूसरा दिन शुरू हुआ और इस बार जूरी आखिर आ ही गई। 3 महीने पहले जब जीहुन और सू साथ रहते थे, सू गलती से मिस्टर हान की लाइब्रेरी किताबों वाले कमरे में घुस गया और उसे मिस्टर हान के ऑफिस में एक फाइल मिली जिस पर लिखा था खास ध्यान रखने वाले बच्चे। वह हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि कोई टीचर आता उसने अपने फोन से सारे पन्नों की फोटो खींच ली। अदालत के दूसरे दिन योन ने झूरी को देखा और उसके पीछे भागी। झूरी ने कहा कि वह शहर छोड़ने से पहले स्कूल को आखिरी बार देखने आई थी और गवाही देने के लिए भी। शर्तों के हिसाब से मुजरिम वू हुक को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाया गया और झूरी ने अपनी बात कहनी शुरू की। उस रात जब बहुत भारी बर्फ गिर रही थी, वह ताजी हवा खाने के लिए बाहर निकली और स्कूल के पास वाले कैफे कॉफी शॉप की तरफ गई। वहां से उसने किसी को छत पर देखा, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से वह पक्का नहीं कह सकती थी। जब वह ऊपर गई तो उसने वू हुक और ली को देखा। उसने साफ साफ सुना कि वू हुक कह रहा था कि वह सू को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहां कोई और भी था। आवाज सुनकर उसे लगा कि वह ली थी। उसने वू हुक को सू को छत से धक्का देते हुए देखा और वह डर के मारे वहां से भाग गई। उसे डर था कि वे उसे भी नहीं छोड़ेंगे। योन ने फिर लोहे की रेलिंग वाला वीडियो चलाकर दिखाया, जो बिल्कुल जूरी की बात से मेल खाता था। इससे यह साबित हो गया कि जूरी ने सच में कुछ देखा था और चिट्ठी झूठी नहीं थी। ब्रेक के दौरान जूरी बाथरूम में फूट फूट कर रो रही थी। योन ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन क्लास टीचर ने कहा ठीक है, उसके अंदर का गुबार निकलने दो। बाद में जुनयोंग जीहुन से मिला और कहा कि यह भी हो सकता है कि जूरी सच में उनके पीछे पीछे आई हो और उसने सब सुन लिया हो। जीहुन ने कहा कि उसे यह बात पहले से पता थी, लेकिन वह उस पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। जुनयोंग ने उसकी तारीफ की कि वह मुजरिम की तरफ से होने के बावजूद गवाह का इतना ख्याल रख रहा है। ब्रेक के बाद वाइस प्रिंसिपल आया। उसने कहा कि वह यहाँ सब कुछ ठीक करने आया है और उसने पहली सुनवाई के सारे इल्जामों को झूठा बताया। उसने कहा कि अनुशासन कमेटी ने सारे नियम माने थे और वो हुक की शिकायत के बाद ही सू को स्कूल से निकाला गया था। उसने बच्चों को ही ताना मारा कि वे पहले सामने क्यों नहीं आए। जीहुन ने सवाल उठाया कि वो हुक का बाप उस कमेटी में कैसे हो सकता है। वाइस प्रिंसिपल भड़क गया, लेकिन जीहुन ने उसे नियम की वह किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि अगर मामला किसी के अपने बच्चे का हो तो वह कमेटी में नहीं रह सकता। वाइस प्रिंसिपल गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। मिस्टर हान ये सब देख रहा था और उसे जीहुन की वह बात याद आ रही थी कि शायद और भी राज खुलेंगे। फिर किम को दोबारा गवाह के कटघरे में बुलाया गया। वो हुक किम पर बुरी तरह भड़का हुआ था, लेकिन बाकी लोगों ने उसे रोक लिया। किम ने बताया कि उसने एक बार वो हुक को यह कहते हुए सुना था कि उसने सू को मारा है। वो हुक फिर से आगा बूला हो गया और किम की तरफ दौड़ा, लेकिन बच्चों ने उसे पकड़ लिया। एक और ब्रेक के दौरान जीहुन वहां से चला गया और जुनयोंग से कहा कि अगर वह वापस न आए तो अदालत चालू रखना। जीहुन ली से मिलने गया। पहले तो ली ने मना कर दिया, लेकिन जीहुन ने उसे आड़े हाथों लिया। कहा कि जब उसके दोस्त को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वह वहां नहीं था। जीहुन ने यह राज खोला कि उसे पता है कि ली ने चुप रहने के लिए किम से पैसे लिए हैं। उसने याद दिलाया कि सिर्फ वही एक इंसान है जो इस सब को पलट सकता है। ली आखिर में उसके साथ चलने को तैयार हो गया। जीहुन के न होने पर जुनयोंग ने किम से सवाल पूछने शुरू किए। पूछा कि क्या वह वू हुक को एक इंसान के तौर पर पसंद करता था, लेकिन किम ने तुरंत नहीं कह दिया। उसने कहा कि उसने वू हुक को कभी अपना दोस्त नहीं माना, उसे एकदम कचरा कहा, एक ऐसा इंसान जिसके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा। जुनयोंग ने जूरी फैसला सुनाने वालों को बताया कि यह गवाह साफ तौर पर वू हुक से चिढ़ता है। उसके मन में उसके लिए जहर भरा है, इसलिए इसकी गवाही पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। योन यह सुनकर चुपचाप गहरी सोच में पड़ गई। जीहुन और ली वापस आ गए और जीहुन ने ली को गवाह के तौर पर खड़ा किया। पूछा कि क्या वो हुक ने सच में कहा था कि उसने सू को मारा है। ली ने बताया कि यह सिर्फ एक मजाक था। वे लोग किम को ऐसे ही चिढ़ाते थे क्योंकि वह हर छोटी बात पर तिल का ताड़ बना देता था। उसने माना कि मजाक करते वक्त किम के चेहरे का रंग उड़ गया था और वे लोग हंसते हुए वहां से चले गए। फिर ली ने बताया कि उसने एक बार सीधे सू से पूछा था कि वह वू हुक जैसे इंसान के मुंह क्यों लगता है। उसका मिजाज जानते हुए वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। जीहुन ने झट से पूछा कि सू ने क्या जवाब दिया। ली ने
ने बताया कि एक रात उसने सू को एक दुकान के बाहर बैठे हुए देखा। जब ली ने उसे वू हुक से दूर रहने की चेतावनी दी और कहा कि वह उसे फिर चोट पहुंचा सकता है, सू ने जवाब दिया कि वह वू हुक के जरिए किसी और से मिलने की कोशिश कर रहा था। उसी वक्त मिस्टर हान चुपचाप उस बड़े हॉल में आया और उसे वह दिन याद आ गया जब वह लड़ाई के बाद सू से मिला था। सू ने सेंटिनल ग्रुप पर फाइल का पहला पन्ना डाल दिया था। जब मिस्टर हान को यह पता चला तो उसे समझ आ गया कि सू ने पूरी फाइल की फोटो ले ली है, लेकिन वह पोस्ट जल्दी ही हटा दी गई। मिस्टर हान सू से नदी के किनारे मिला और कहा कि वह सारी फोटो खत्म कर दे क्योंकि इस केस में बहुत बड़े और ताकतवर लोग शामिल हैं। सू ने मना कर दिया। वह उन गरीब बच्चों के बारे में सोच रहा था जिन्होंने इतनी मेहनत से एडमिशन दाखिला लिया था। उसका मानना था कि स्कूल बस एक धंधा बन गया है जो गलत तरीके से पैसे लूटा है। मिस्टर हान ने कहा कि स्कूल गरीब बच्चों को वजीफा, स्कॉलरशिप देता है और सबसे बेहतरीन मास्टर रखता है, इसीलिए स्कूल इतना कामयाब है। सू ने इसे कोरा झूठ बताया। कहा कि स्कूल बच्चों को धंधे और राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है और उन्हीं बच्चों को जगह देता है जो इसके लायक भी नहीं है। मिस्टर हान ने चेतावनी दी कि वे सू को चुपचाप दूसरे स्कूल में भेज देंगे और सारे सबूत मिटा देंगे। सू ने अपना फोन पानी में फेंक दिया और कहा कि जाने से पहले उसने सब डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके दिमाग में सब कुछ छपा हुआ है। जाने से पहले सू ने कहा कि वे फिर से जरूर मिलेंगे। आज के समय में अदालत के बाद जी हुन ने ली से पूछा कि वो हुक इतना मार पीट क्यों करता है, वह लोगों को चोट क्यों पहुंचाता रहता है। ली ने बताया कि वो हुक बहुत कम ऐसा करता है। वह ऐसा सिर्फ तब करता है जब उसकी माँ उसे टेंशन देती है। उसके बाप ने उसे और उसकी माँ को बहुत पीटा है। ली ने खुद उसकी माँ के चेहरे पर चोट के निशान देखे हैं। जब वो हुक परेशान होता है तो या तो वह बहुत ज्यादा शराब पी लेता है या फिर मार पीट पर उतर आता है। जी हुन ने कहा कि यह गलत है और चाहे वो हुक के घर का माहौल कैसा भी हो। ली ने बताया कि उसने उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हुक नहीं मानता। ली इसी बात पर अड्डा रहा कि वो हुक किसी की जान नहीं ले सकता, लेकिन जी हुन ने कहा कि उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है। ली ने फिर बताया कि पता नहीं यह बात काम आएगी या नहीं, लेकिन जिस आदमी के बारे में वो हुक अभी कुछ दिन पहले बात कर रहा था, ली ने भी उसे देखा है। उसके बाल लंबे हैं और चेहरे पर जलने का निशान है। इधर जी हुन सू के इंटरनेट अकाउंट का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम हो रहा था। मिस्टर हान आ गया। जी हुन ने पूछा कि क्या सू उससे मिलना चाहता था। मिस्टर हान ने कहा कि वह खुद हैरान था कि सू ने सिर्फ उससे मिलने के लिए इतना सब कुछ क्यों किया, क्योंकि सू पहले उनके घर आया जाया करता था और कभी कभार तो रात भर भी रुक जाता था। जी हुन सोचने लगा कि सू सिर्फ उससे मिलने के लिए इतनी पापड़ क्यों बेल रहा था। आखिर में मिस्टर हान ने मान लिया कि वे सू के बारे में सब कुछ जानते हैं। बाद में मिस्टर हान अपने कमरे में गया और स्कूल का एक नया नियम बना दिया कि जो भी बच्चा स्कूल की इज्जत खराब करेगा उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उसने इस नए नियम को पास करने के लिए साइन कर दिए। अगले दिन योन को सू के बड़े भाई का फोन आया। योन और उसके दोस्तों ने उससे मिलने का फैसला किया और उसने बताया कि सू के पास एक दूसरा फोन, प्राइवेट फोन भी था जिसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था। उस रात उस फोन पर 5 कॉल आए थे जो सू की मौत से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने वे 5 नंबर लिख लिए और वहां से चले गए। फिर योन ने बताया कि आखिरी कॉल 20 मिनट तक चली थी। इसका मतलब ये कोई गलत नंबर नहीं था, ये कोई ऐसा इंसान था जो सू को जानता था। सू की मौत के वक्त को देखते हुए उन्हें लगता है कि वे 5 फोन बाहर वाले पब्लिक फोन PCO थे। उन्होंने यह जानकारी जासूस ओ को बताने का फैसला किया और उससे मिलने गए। योन ने कहा कि शायद वो हुक ने सू को स्कूल की छत पर बुलाने के लिए कॉल किया होगा ताकि उसके अपने फोन के रिकॉर्ड में कुछ न आए। जासूस ने कहा कि सिर्फ कोई बहुत ही शातिर इंसान ही ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे शक था कि वो हुक का दिमाग इतना तेज चलता है क्योंकि वह बिना सोचे समझे काम करने वाला लगता है। उसने कहा कि बच्चों की सोच बहुत छोटी है और जो सबूत सामने दिख रहे हैं शायद वे उसी को सच मान रहे हैं। उसने उन्हें सलाह दी कि अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। फिर वो हुक की माँ जी हुन से मिलने आई और आखिर में उसने यह राज खोला कि सू की मौत वाली रात वह वो हुक के साथ ही थी और ली को उसने बिल्कुल नहीं देखा था। असल में उसके पति ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था, इसीलिए वह अपने बेटे के साथ अस्पताल के इमरजेंसी रूम में थी। वह कभी भी यह बात सबके सामने नहीं मानेगी क्योंकि उसके पति ने धमकी दी थी कि अगर सच बाहर आया तो वह उसे जान से मार देगा। वो हुक को डर था कि अगर अदालत में बात और बिगड़ी तो उसका बाप उसकी माँ को और चोट पहुंचाएगा, इसलिए वह गवाही देने के लिए तैयार हो गई क्योंकि उसका बेटा बेकसूर है और वह कोई भी अंजाम भुगतने को तैयार है। जी हुन ने कहा कि वे इस बात को बहुत संभल कर संभालेंगे, उसकी गवाही की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी माँ इस बात पर अड़ गई कि इस तरह कम से कम उसका बेटा बेइज्जत होने से तो बच जाएगा। जी हुन ने उसे पक्का भरोसा दिलाया कि वह सच साबित कर देगा और कहा कि इस बात को किसी को न बताए। उसने पूछा कि वह और क्या कर सकती है। वह सब कुछ देखते हुए ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। जी हुन ने कहा कि वह उसे उस लंबे आदमी के बारे में बता सकती है जिसके चेहरे पर निशान है, जो उनके घर आता है और एक बार वो हुक के कमरे में भी गया था। यह वो हुक की कहानी को सच साबित कर देगा। माँ चुप हो गई, गहरी सोच में डूब गई। इधर योन और उसके दोस्तों ने शहर के सारे पब्लिक फोन छान मारे और आखिर में उन्हें वह नंबर मिल गया जहां से 20 मिनट वाली कॉल की गई थी। ये एक बूढ़े आदमी की स्टेशनरी, किताब कॉपी की दुकान के पास था। उन्होंने उस बूढ़े आदमी
आदमी से पूछा कि क्या उसने क्रिसमस की रात किसी बच्चे को वहां बात करते हुए देखा था। उस आदमी को याद आया कि एक बच्चा 20 मिनट तक बात कर रहा था और फिर बहुत फूट फूट कर रो रहा था। उसने पूछा था कि क्या वह ठीक है, तो लड़के ने हाँ कहा था। बाद में उसने अखबार में पढ़ा कि एक हाई स्कूल के बच्चे ने अपनी जान दे दी। उसे लगा शायद वह वही लड़का था। योन ने स्कूल के कुछ लड़कों की फोटो दिखाई, लेकिन वह आदमी किसी को पहचान नहीं पाया। उन्होंने सोचा कि शायद उस लड़के की फोटो उन फोटो में है ही नहीं। योन ने अपने दोस्तों से पूछा कि क्या वह बूढ़ा आदमी उस लड़के का चेहरा भूल गया होगा। दोस्तों ने कहा कि ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि उस आदमी ने उससे बात की थी और उसे ढांढस बंधाया था, तो चेहरा भूलना इतना आसान नहीं है। योन ने कहा कि यह बात बचाव पक्ष डिफेंस को बतानी चाहिए। इधर जी हुन पुलिस थाने गया जासूस ओ और सांग जंग से मिलने। उन्होंने कहा कि आग लगने वाले हादसे के बारे में वे कुछ नहीं बता सकते। जी हुन ने कहा कि वह जानकारी लेने नहीं आया है, क्योंकि पैसे वाले महकमे फाइनेंस टीम ने पहले ही केस के कुछ हिस्से पक्के कर दिए हैं। सांग जंग ने कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा जी हुन क्या कह रहा है, लेकिन उसने माना कि आग वाले हादसे का उनकी जांच से कोई लेना देना नहीं है। जी हुन ने बहस की कि आग का हादसा इस केस से जुड़ा है, क्योंकि आग लगाने वाला आदमी मुजरिम भी हो सकता है और गवाह भी। उसने समझाया कि क्रिसमस की रात वो हु के बाप से मिलने एक आदमी आया था, एक ऐसा आदमी जिसके चेहरे पर निशान है, जो शायद पटाखे और बारूद का काम जानता है। जब पूछा गया कि जी हुन को यह कैसे पता, तो उसने कहा कि वह नाम नहीं बता सका। सांग जंग ने फिर से पूछा। जी हुन ने बताया कि बारूद वाले उस आदमी ने उस रात वो हुक के कमरे में जाकर उससे मुलाकात की थी और वह एक गवाह है। सांग जंग को डर था कि वह बारूद वाला वो हुक को तो बचा लेगा, लेकिन फिर घर में आग लगाने के प्लान के लिए उसके बाप पर इल्जाम लगा देगा, क्योंकि आग उसी रात नहीं लगी थी। जी हुन ने कहा कि जांच शुरू होनी चाहिए, क्योंकि यह आदमी साबित कर सकता है कि वो हुक उस रात घर पर ही था। अगले दिन पुलिस ने वो हुक के बाप को गिरफ्तार कर लिया। उसने मान लिया कि उसने जानबूझकर घर में आग लगाई थी। दूसरी तरफ योन ने जी हुन और बाकी लोगों को उन 5 फोन नंबरों के बारे में बताया। नंबर देकर जी हुन अंदर से उदास हो गया। योन ने कहा कि शायद कोई अनजान इंसान सू के केस में शामिल हो सकता है। तभी जी हुन को वो हुक का फोन आया। वह कह रहा था कि वह यह अदालत छोड़ रहा है। जी हुन भागकर उससे मिलने गया। जुनियोंग भी उसके पीछे पीछे आ गया। जी हुन ने कहा कि अब अदालत में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन वो हुक ने कहा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। जी हुन ने पूछा कि क्या उसके बाप के पकड़े जाने की वजह से वह ऐसा कह रहा है। जी हुन ने बताया कि वह वो हुक की माँ से मिला था और उसने सब कुछ बता दिया है। वो हुक भड़क गया, पूछा कि उसकी माँ को इस सब में क्यों घसीटा, लेकिन जी हुन ने कहा कि उसकी माँ गवाह बनना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया और पुलिस को खबर कर दी। वो हुक गुस्से में जी हुन पर हमला करने लगा। जी हुन ने कहा कि बाप के बिना जिंदगी ज्यादा अच्छी होगी, उसे एक कमीना इंसान कहा। वो हुक ने कहा कि ऐसे मत बोलो। जी हुन ने अपने कपड़े उतारने शुरू किए और अपने बाप की मार के निशान दिखाए। कहा कि उसके बाप ने उसे बेल्ट से मारा था और उसकी माँ को उसके सामने ही मार डाला था, ताकि वह उसका दर्द महसूस कर सके, और यही इस सब से बचने का एक रास्ता था। जी हुन ने बताया कि उसके बचपन में उस खौफनाक हादसे के बाद पुलिस ने उसे अपने साथ ले लिया था, क्योंकि उस जगह पर सिर्फ वही एक अकेला गवाह था, मिस्टर हान, जो एक सरकारी वकील था। पहली बार जी हुन से वही मिला था। फिर उसने जी हुन के शरीर पर वे सारे घाव देखे। आखिर में जी हुन ने मिस्टर हान को बताया कि उसके बाप ने उसकी माँ को मारा था, क्योंकि जी हुन के बाप ने जेल में ही अपनी जान ले ली थी। मिस्टर हान ने जी हुन को गोद लेने का फैसला किया। उसके बाद मिस्टर हान ने जी हुन का बहुत अच्छा ख्याल रखा, उसे खिलाया पिलाया, उसकी देखभाल की, लेकिन जी हुन का वह खौफनाक दर्द बार बार वापस आ जाता था, जिसकी वजह से उसे कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आज के समय में वो हुक का परिवार हमेशा के लिए शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। जी हुन ने जुनियोंग से कहा कि चाहे उसका बीता हुआ कल कितना भी डरावना क्यों न हो, इसका मतलब यह नहीं कि उसे हमेशा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक ऐसा बाप है जो उसे बहुत प्यार करता है। वह बहुत किस्मत वाला है। जासूस ओ को शक हुआ और उसने जी हुन की सच्चाई की जांच शुरू कर दी। उसे पता चला कि जी हुन उसी अस्पताल में भर्ती था जिसमें सू था, और उसने रिपोर्टर पार्क को यह खबर दी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि जी हुन वहां क्यों था। पार्क ने कहा कि जी हुन शायद दूसरा जोंगपा है, सू का वह छुपा हुआ दोस्त, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि वह वो हुक का साथ क्यों दे रहा है और सू की खुदकुशी वाली बात से इनकार क्यों कर रहा है, जबकि उसे तो अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। उस रात जी हुन ने बार बार सू के इंटरनेट अकाउंट का पासवर्ड तोड़ने की कोशिश की। उसे सू की सबसे पसंद वाली पेंटिंग याद आई। उसका नाम लिखा और एक फाइल खुल गई जिसमें बड़े लोगों के बच्चों की फोटो और फॉर्म की तस्वीरें थीं। यौन बीमार हो गई और उसके माँ बाप उसे अस्पताल ले गए। अगले दिन उसके सब दोस्त उससे मिलने आए। इधर से जंग ने जी हुन से बात की और कहा कि वह अदालत में गवाह बनने को तैयार है। जी हुन वो हुक का नंबर ढूंढता रहा और उसके घर गया, लेकिन वो हुक कहीं नहीं मिला। अगले दिन जब अदालत शुरू हुई, वो हुक पहले से ही वहां था, अपना बचाव करने के लिए एकदम तैयार। योन और उसके दोस्तों ने उन अमीर बच्चों वीआईपी के मामले में प्रिंसिपल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर हान ने प्रिंसिपल को अपनी तरफ कर लिया। जब कोई और सबूत नहीं बचा तो जी हुन ने अपना गवाह पेश किया, सांग जंग। उसने बताया कि जिस बारूद वाले ने वो हुक के घर में आग लगाई थी, उसने देखा था कि वो हुक क्रिसमस की रात वहीं सो रहा था। उसने कहा कि ये बारूद वाले कभी कभी बी में इंश्योरेंस के
पैसे ऐंठने के लिए भी आग लगा देते हैं। लेकिन इस मामले में यह सच नहीं था। वो हुक के बाप ने बीमा लेने से मना कर दिया था क्योंकि वो हुक की दादी उस आग में जलकर मर गई थी। असल में उसका बाप वह घर तोड़कर नया बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वह जमीन वो हुक की माँ के नाम थी इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाया। इसलिए उसने उस बारूद वाले को काम पर रखा, जिसकी वजह से गलती से उसकी माँ की जान चली गई। ये सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग सुन्न रह गए। जब यौन ने अपने बाप से पूछा कि एक आदमी जो बारूद का काम करता है और एक कातिल है तो कोर्ट को उस पर यकीन क्यों करना चाहिए, तो उसने कहा कि यह मर्डर जानबूझकर नहीं किया गया था, ये बस एक हादसा था। आखिर में जी हुन ने वो हुक को गवाह के तौर पर बुलाया। वो हुक ने कहा कि उसे नहीं पता कि उस पर मर्डर का इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है। जी हुन ने पूछा कि फिर उसके खिलाफ यह इल्जाम क्यों गढ़ा गया, लेकिन वो हुक बस यही कहता रहा कि उसे नहीं पता। फिर जी हुन ने उससे कहा कि वह सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे। जी हुन ने वो हुक के सारे बुरे काम याद दिलाए, बच्चों को धमकाना, झूरी के कपड़ों और बालों में पानी डालना, उसे बाथरूम में बंद कर देना और गार्ड को वहां से हटा देना। अगले दिन झूरी ने छुपकर यह सब गवाही दी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने पूछा कि वह इतनी बेदर्दी से क्यों पेश आता है और इन सबको सिर्फ एक मजाक क्यों कहता है। फिर वो हुक को अपनी सारी गलतियों का एहसास हुआ और उसने वहां बैठे सब लोगों से माफी मांगी। झूरी आ गई और उसने कहा कि उसने वो हुक को सू को धक्का देते हुए देखा है। उसने लोहे की आवाज वाला सबूत भी बताया। जी हुन ने कहा कि वह आवाज इसलिए जानी पहचानी लग रही है क्योंकि झूरी खुद उस रेलिंग पर खड़ी थी, छत से कूदकर अपनी जान लेने के लिए। झूरी फूट फूट कर रोने लगी, कहा कि वह उसे कभी माफ नहीं करेगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। झूरी को तुरंत नर्स के कमरे में ले जाया गया। योन उसे देखने आई, लेकिन झूरी उठी और कहा कि वह उस रात सच में स्कूल आई थी। उसने किसी को छत पर चढ़ते हुए देखा था और किसी को बिल्डिंग से कूदते हुए भी देखा था। योन ने उस पर यकीन नहीं किया और वहां से चली गई। उसके बाद जी हुन ने चुपके से योन को मैसेज किया कि अदालत का काम अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि सू की मौत की असली वजह अभी भी किसी को नहीं पता है। फिर उसने झूरी के फोन की एक फोटो भेजी जिसमें एक मैसेज था। झूरी ने कहा था कि उसने रात के करीब 12:30 बजे एक आदमी को स्कूल से निकलते हुए देखा था। योन ने कहा कि झूरी ने यह बात पहले भी बताई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सच है या नहीं, इसीलिए वह चली गई थी। योन ने कहा कि वह अदालत खत्म होने से पहले उस आदमी को ढूंढना चाहती है, इसलिए वे पूरा स्कूल छानने निकल पड़े। उन्हें स्कूल की कैंटीन के पास एक कैमरा मिला। उन्होंने सोचा कि शायद उस कैमरे में वह आदमी रिकॉर्ड हो गया हो। फिर जासूस ओजी हुन से मिली, पूछा कि वह जो कि सू का दोस्त है उसके ही खिलाफ क्यों लड़ रहा है। उसने कहा कि इस अदालत का हिस्सा बनने का बस यही एक रास्ता था और वो हुक को इस इल्जाम से बचाने के लिए, क्योंकि वह असली कातिल नहीं है। जासूस ने पूछा कि क्या इसका मतलब कोई और कातिल है। जी हुन ने कोई जवाब नहीं दिया और जासूस ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह अपने ही दोस्तों को धोखा दे रहा है। जी हुन ने कहा कि उसे यह बात पता है, लेकिन उसने थोड़ा और समय मांगा। उसने कहा कि वह सब कुछ सच सच बता देगा, चाहे फिर सारे बच्चे उससे नफरत ही क्यों ना करने लगे। इधर योन को एक पेन ड्राइव मिली और उसने उस रात की रिकॉर्डिंग देखनी शुरू की। उन्होंने एक बच्चे को भागते हुए देखा, लेकिन सिर्फ उसकी पीठ ही दिखाई दी। योन और उसके दोस्त झूरी के कमरे में गए। उन्होंने कहा कि फैसला सुनाने में अभी देरी करनी चाहिए क्योंकि वे सू की मौत के बारे में एक और सुनवाई करना चाहते हैं, नए सबूतों के साथ। उसने फोन के रिकॉर्ड दिखाए जिससे साबित होता था कि उस रात 5 कॉल किए गए थे। जी हुन को इस बात की फिक्र हुई कि बिना मुजरिम के वे केस कैसे लड़ेंगे। योन ने कहा कि वे उनकी सोच थ्योरीज के खिलाफ लड़ेंगे। योन का मानना था कि सू का खून मर्डर हुआ है, जबकि जी हुन की सोच ये है कि सू ने जी हुन की असली पहचान सबके सामने आती है। योन ने कहा कि वह उनकी सोच के खिलाफ लड़ेगी। उसका मानना है कि सू का खून मर्डर हुआ है। जी हुन का मानना है कि सू ने खुदकुशी की है। सब इस बात पर राजी हो गए और एक और सुनवाई की तारीख पक्की कर दी गई। जब मिस्टर हान ने यह सुना तो उसने वाइस प्रिंसिपल को हुक्म दिया कि बच्चों पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन उसने मना कर दिया तो मिस्टर हान ने उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने बच्चों को अदालत चलाने की छूट दी थी। स्कूल को पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इधर झुनियोंग की माँ फिर से बीमार हो गई और उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। झुनियोंग ने कहा कि घर वह छोड़ेगा। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया। झुनियोंग की माँ ने पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, उसे तो माफी मांगनी चाहिए। उसने कहा कि वह माफी क्यों मांगे जब उसने कुछ गलत किया ही नहीं है। माँ ने उसे नालायक कहा। झुनियोंग भड़क गया, कहा कि असली परेशानी तो उसका दूसरा बेटा है जिस पर वह इल्जाम लगाती है कि उसकी वजह से ही वह मरा। माँ परेशान हो गई। तभी उसका बाप भी आ गया। झुनियोंग ने कहा कि वह भी अपने भाई की तरह मरना चाहता है क्योंकि उसका भाई एक बहुत ही शांत जिंदगी जी रहा था। उसने खुद को असली शिकार बताया जो इस नर्क में फंसा हुआ है और वह घर छोड़कर चला गया। जब उसका बाप बाहर आया तो झुनियोंग ने सब कुछ उगल दिया कि वह भी अपनी जान लेने वाला था, लेकिन एक दोस्त ने उसे बचा लिया। झुनियोंग जी हुन के घर गया और वहां उसने जी हुन का बस्ता बैग देखा। अचानक उसे याद आया कि हादसे के वक्त उस लड़के के पास भी बिल्कुल ऐसा ही बैग था। तो झुनियोंग को समझ आ गया कि हादसे के वक्त जी हुन भी वहीं मौजूद था, लेकिन अभी के लिए उसने जी हुन को कुछ नहीं बताया। दूसरी तरफ योन को शक हुआ और रिपोर्टर पार्क के कहने पर वह जासूस ओ से मिली कि वह सेंटिनल वाले मामले की जांच
जांच करे। पार्क ने बताया कि उन्होंने जांच की थी, लेकिन इसके पीछे कौन है यह वे नहीं बता सके। योन को यकीन हो गया कि जोंगपा पहले तो उसका साथ देता था, लेकिन अब वह किसी के इशारों पर नाच रहा है। उसने योन को चेतावनी दी कि सेंटिनल पर ज्यादा भरोसा न करे। योन ये सुनकर वहां से चली गई। स्कूल में योन के सभी दोस्तों को कुछ दिन के लिए स्कूल से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अगर उन्होंने एक हफ्ता भी क्लास छोड़ी तो उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। टीचर ने दिखाया कि यह नियम अब स्कूल की डायरी में भी छप गया है। सब डरे हुए थे क्योंकि इससे उनके कॉलेज में दाखिले पर असर पड़ सकता था। योन ने अपने घर वालों को इस सस्पेंशन के बारे में बताया। उन्होंने योन का साथ दिया, कहा कि यह अदालत अब तक बंद नहीं होगी जब तक सू की मौत का पूरा सच बाहर नहीं आ जाता। माता पिता ने योन के इस फैसले में उसके साथ खड़े रहने की हामी भर दी। योन ने जी हुन से स्कूल के इस रवैये के बारे में पूछा कि जी हुन के स्कूल में, जो कि उसी संस्था फाउंडेशन का हिस्सा है, बच्चों को ऐसे सस्पेंड क्यों नहीं किया जा रहा। मिस्टर हान चुप रहा। गुस्से में योन ने कहा कि अगर उसे सच में कुछ नहीं पता तो उससे बात करने का कोई फायदा नहीं, और वह वहां से चली गई। जी हुन उसके पीछे पीछे आया और पूछा कि क्या वह अदालत चालू रखेगी। उसने कहा हाँ, चाहे उसे यह सब अकेले ही क्यों ना करना पड़े। घर पर जी हुन ने अपने बाप से बच्चों का सस्पेंशन रद्द करवाने को कहा। मिस्टर हान ने कहा कि वह कुछ नहीं कर सकता, ऊपर से हुक्म आया है। जी हुन ने पूछा कि ये नियम उसके स्कूल पर क्यों नहीं लागू होते, जबकि दोनों एक ही संस्था के स्कूल हैं। मिस्टर हान ने कहा कि दोनों स्कूल अलग अलग हैं। जी हुन ने कहा कि अगर उसके दोस्तों को स्कूल से निकाला गया तो वह भी स्कूल छोड़ देगा। उसने कहा कि अगर उसके दोस्तों को कसूरवार ठहराया जा रहा है तो जी हुन भी उतना ही कसूरवार है। उसने भी बिना बताए स्कूल से छुट्टियां ली हैं, लेकिन उसके खिलाफ तो कोई कदम नहीं उठाया गया। उसने धमकी दी कि वह सबको बता देगा कि वह एक कातिल का बेटा है और तभी वे उसका मुंह बंद कराने की कोशिश करेंगे। मिस्टर हान को समझ आ गया कि जी हुन ने यह सब उसे उकसाने के लिए कहा है। जी हुन ने उस पर इल्जाम लगाया कि वह सिर्फ खुद को बचा रहा है, दूसरों को नहीं। पूछा कि क्या उसे सच में लगा था कि सू किसी को कुछ नहीं बताएगा। मिस्टर हान ने कहा कि अगली सुनवाई में चाहे कुछ भी हो जाए वह जरूर जाएगा। जी हुन वहां से चला गया और बाथरूम में जाकर खूब रोया। उसे याद आ रहा था कि कैसे सू ने एक बार उससे कहा था कि वह अपने बाप के बारे में सारा सच दुनिया को बता दे। योन और उसके दोस्त अदालत चालू रखने के लिए तैयार थे। इधर मिस्टर हान ने योन को अपने ऑफिस में बुलाया। एपिसोड एक पुरानी याद के साथ शुरू हुआ। मिस्टर हान जी हुन के साथ एक होटल में खाना खा रहा था। जी हुन ने बताया कि सू बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है, बहुत टेंशन में है, कटा कटा सा रहता है और हमेशा परेशान दिखता है। मिस्टर हान सू से मिला और सू ने बताया कि जी हुन को सब कुछ पता चल गया है, कैसे मिस्टर हान ने उसे पाला और उसका ख्याल रखा, लेकिन अब वह उसे सारा सच बताना चाहता है। मिस्टर हान घबरा गया और सू के आगे हाथ जोड़े कि वह ऐसा न करे। उसने चेतावनी दी कि जी हुन इस सदमे से कभी उबर नहीं पाएगा, लेकिन सू ने कहा कि वह अब और चुप नहीं रह सकता। उसे जी हुन के लिए बुरा लग रहा था, जो यह मानता है कि उसका बाप एक वकील है, जबकि असलियत में वह किसी धंधेबाज की तरह लोगों की जिंदगी से खेलता है। मिस्टर हान अपना आपा खो बैठा, गाड़ी से बाहर निकला और सू को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह चिल्लाया कि सू सिर्फ एक पागल बच्चा है जो अपनी इंटरनेट की दुनिया में ही खोया रहता है, वह जी हुन जैसा बिल्कुल नहीं है। उसने चेतावनी दी कि सू जी हुन से दूर रहे और वहां से चला गया। आज के समय में जी हुन टीचर से मिला और कहा कि वह गवाह बनना चाहता है और सब कुछ दुनिया के सामने लाना चाहता है, अपने बारे में भी। उसने ऐलान कर दिया कि अब वह एक वकील के तौर पर इस अदालत में नहीं आएगा। अगले दिन सुनवाई की तैयारी शुरू हुई। योन ने अपने गवाहों की लिस्ट दे दी, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं आए क्योंकि स्कूल ने जानबूझकर उसी समय एक्स्ट्रा क्लास लगा दी थी। फिर भी जज ने काम आगे बढ़ाया और ऐलान किया कि यह सुनवाई बिना मुजरिम के होगी। इसमें सिर्फ सू की मौत की वजह पर ध्यान दिया जाएगा। टीचर ने गवाही दी, कहा कि उसका सू के साथ बहुत अच्छा रिश्ता था। सू उसे अपने दिल की बात बताता था। सू अकेला नहीं था, वह इंटरनेट पर ज्यादा खुश रहता था और सेंटिनल चला रहा था। ये सुनकर पूरी क्लास हैरान रह गई। योन ने पूछा कि सेंटिनल अब भी कैसे चल रहा है। टीचर ने बताया कि सू का एक दोस्त अब उसे चला रहा है। पूछा गया कि सू ने अपनी पहचान क्यों छुपाई, तो टीचर ने समझाया कि उसे डर था कि लोग उसे जानकर निराश होंगे। टीचर ने इशारा किया कि सू के पास स्कूल के कुछ बहुत ही गहरे राज थे और उसे दूसरे स्कूल में भेजा जाने वाला था। योन ने सोचा कि क्या यह लैब वाली लड़ाई से जुड़ा है, लेकिन टीचर ने बताया कि वह तो महीनों पहले की बात थी। ये सब सुनकर और भी बहुत से बच्चे आगे आए अदालत से जुड़ने और सुनवाई देखने के लिए। योन ने फिर वाइस प्रिंसिपल को बुलाया, जिसने एक बार गवाही देने की हामी भरी थी। उसने उस इंटरनेट पोस्ट के बारे में पूछा जिसकी वजह से सू का स्कूल से पंगा शुरू हुआ था। उसने बताया कि वह गैर कानूनी तरीके से हुए दाखिलों से जुड़ी एक फोटो थी। सू ने ही उसे इंटरनेट पर डाला था। यह एक छुपा हुआ कागज था, लेकिन संस्था फाउंडेशन ने सू को स्कूल से निकालने के लिए दबाव डाला था। योन ने पूछा कि क्या इसका कोई सबूत है। वाइस प्रिंसिपल ने कहा नहीं, लेकिन उसे याद था कि उस पोस्ट पर वीआईपी का ठप्पा लगा हुआ था। उसने दावा किया कि असली पंगा तो उस लड़ाई से बहुत पहले ही शुरू हो गया था। संस्था पहले से ही सू को निकालना चाहती थी और उस लड़ाई ने उन्हें बस एक बहाना दे दिया। जी हुन भावुक हो गया और उसने पूछा कि यह हुक्म किसने दिया था। पता चला कि कानूनी महकमे के हेड हान ने दिया था। जी हुन ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने पहली सुनवाई में सफेद झूठ बोला था। वाइस
प्रिंसिपल ने माना कि उसने पहले सच नहीं बोला था। जी हुन ने उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया और गुस्से में वहां से चला गया। उसे सू के साथ बिताए पल याद आने लगे और उसे समझ आ गया कि सू उसे कुछ बहुत जरूरी बात बताना चाहता था। फिर जी हुन ने उस फोन वाले बूथ पीसीओ से उस बूढ़े आदमी को देखा। असल में वह खुद ही था जिसने उस दिन सू से बात की थी। मिस्टर हान आखिर में योन के कहने पर गवाही देने आ गया। जी हुन ने कहा कि वह खुद अपने बाप से सवाल पूछना चाहता है, लेकिन योन ने मना कर दिया। मिस्टर हान ने कसम खाई और उससे पूछा गया कि क्या वह सू को जानता था। उसने हाँ कहा और इस बात से साफ मुकर गया कि उसने कभी उसे स्कूल से निकालने की कोशिश की थी। उसने झूठ बोलने के लिए उस निकाले गए वाइस प्रिंसिपल पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया। जब उससे पूछा गया कि क्या उसे पता था कि सेंटिनल के पीछे सू ही है, मिस्टर हान ने हाँ कहा और मान लिया कि उसने कानूनी पचड़ों के डर से चुपके से उस अकाउंट की जांच करवाई थी। जब उन अमीर बच्चों वीआईपी की लिस्ट के बारे में पूछा गया तो मिस्टर हान ने कहा कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता और उसने सबूत मांगा। जी हुन ने सेंटिनल खोला और वो सारी पोस्ट दिखा दी। जी हुन ने पक्का किया कि यही वह असली लिस्ट है। मिस्टर हान ने इसे यह कहकर टाल दिया कि यह तो एक मामूली सा कागज है जिसे कोई भी बना सकता है और इसी बात पर अड़ा रहा कि उसने सू को निकालने का कोई हुक्म नहीं दिया था। जी हुन ने उसे याद दिलाया कि वह कसम खाकर कटघरे में खड़ा है। मिस्टर हान ने कहा कि वह 100% सच बोल रहा है। जी हुन ये सुनकर अंदर से टूट गया और वहां से चला गया। बाहर योन ने फिर से उसी बूढ़े आदमी को देखा जिसने पक्का किया कि जी हुन ही वह लड़का था जो उस दिन फोन पर रोते हुए बात कर रहा था। योन को समझ आ गया कि जी हुन ही वह इंसान है जो कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रहा है। बाद में टीम की मीटिंग में योन ने कहा कि उन्हें कल ही यह केस खत्म करना होगा और उसने बताया कि अब उसे पता चल गया है कि फोन करने वाला कौन था। वह उसे आखिरी गवाह के तौर पर अदालत में लाना चाहती है। जी हुन ने तैयारी करने के लिए 1 दिन का और वक्त मांगा। इधर झुनियोंग के बाप ने उसे बाहर ले जाकर इस बात का पछतावा किया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका बेटा किस दर्द से गुजर रहा है। उन दोनों का पैचअप सुलह हो गया। आखिरी सुनवाई शुरू हुई। योन ने यह ऐलान करके सबको सन्न कर दिया कि वह जी हुन को गवाह के तौर पर नहीं बल्कि मुजरिम के तौर पर बुला रही है। उसने कहा कि जी हुन शुरू से ही इस सब में शामिल था और अब उसे सारा सच उगलना ही होगा। जी हुन चुपचाप कटघरे में आया और मान लिया कि वह सू के साथ छत पर ही था जब उसकी जान गई। सब हके बक्के रह गए। योन ने पूछा कि उस पर क्या इल्जाम है। जी हुन ने जवाब दिया सू के मर्डर का। योन ने बड़े आराम से पूछा कि क्या उसने उस रात स्टेशनरी की दुकान के पास वाला पब्लिक फोन इस्तेमाल किया था। जी हुन ने सिर हिलाया और मान लिया कि हाँ उसने ही वह फोन इस्तेमाल किया था और उसने ही सू को वे 5 कॉल किए थे। उसने समझाया कि उसने सू से वादा किया था कि वह कुछ खास जगहों पर जाएगा और वहीं से कॉल करेगा। ये जगह ऐसे ही नहीं चुनी गई थी, इनका बहुत गहरा मतलब था। जी हुन ने यह राज खोला कि 11 साल पहले उसका बाप एक मर्डर केस में फंसा था जहां उसने उसकी मां को मार डाला था। ये सारी जगहें उसी खौफनाक हादसे से जुड़ी हुई थीं, इसलिए ये उसके लिए बहुत मायने रखती थीं। और ज्यादा अंदर तक जाने से पहले जी हुन ने अपने दर्द से भरे अतीत के पन्ने खोले। उसने बताया कि बाद में एक सरकारी वकील हान ने उसे गोद ले लिया था। उसने उसे वह सारा प्यार, दुलार और हर वो चीज दी जिसकी उसने कभी उम्मीद की थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद वह कभी अपने बचपन के उस काले सच को भुला नहीं पाया। वो डरावनी यादें हमेशा उसे सताती रहती थीं और उसे एक आम जिंदगी जीने से रोकती थीं। उसे नींद न आने की बीमारी हो गई और मिडिल स्कूल में तो उसे खुदकुशी करने के ख्याल भी आने लगे। आखिर में उसे पागलों के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। वहीं पर वह पहली बार सू से मिला था और उनका रिश्ता जुड़ गया था। योन ने उसे वापस उसी मुद्दे पर लाते हुए पूछा कि वह किन जगहों पर गया था। जी हुन ने फिर से समझाया कि हर एक जगह उसके अतीत के उन दर्द भरे पन्नों से जुड़ी थी। फिर उसने बताया कि सू ने उसे सेंटिनल अकाउंट से मैसेज किया था। उस मैसेज में सू ने जी हुन को एक खास पब्लिक फोन से कॉल करने को कहा था। जी हुन ने बिल्कुल वैसा ही किया। बात करते वक्त सू ने कहा कि उसे एक वजह चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे जिंदा रहने के लिए मना सके। जी हुन ने जवाब दिया कि वह पक्का उसे कोई न कोई वजह जरूर देगा, बस उसे थोड़ा और वक्त चाहिए। जी हुन ने कहा कि वह सू को एक उम्मीद देना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि दर्द, डर और अकेलेपन से भरी जिंदगी जीने के बाद भी जी हुन आज भी अपने पैरों पर खड़ा है, आज भी जिंदा है। उसे यकीन था कि सू भी इतने दुख सहने के बाद भी जीने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेगा। जी हुन बस यही चाहता था कि सू अपना मन बदल ले और उसे जीने की हिम्मत मिले। जी हुन फिर उन दर्दनाक जगहों पर गया। हर जगह पर जाकर उसने सू को फोन करके बताया कि वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर वह और भी टूटता जा रहा था। लेकिन जब वह अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचा जहां उसकी मां की फोटो लगी थी तो वह पूरी तरह से बिखर गया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कह तो रहा था कि वह ठीक है, लेकिन फिर उसने मान लिया कि वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सू ने फिर जी हुन को छत पर आने के लिए कहा। झूरी ने भी बताया था कि उसने उस रात किसी को मेन बिल्डिंग की तरफ भागते हुए देखा था जो शायद छत की तरफ जा रहा था और वह जी हुन ही था। जी हुन ने बताया कि जब वह वहां पहुंचा तो सू पहले से ही किनारे पर बैठा हुआ था। जी हुन ने उसके आगे हाथ जोड़े कि वह नीचे आ जाए, लेकिन सू ने मना कर दिया। सू ने कहा कि उसे अपने आसपास की हर चीज से नफरत होने लगी है और अगर अब कोई उसे कुछ बताएगा
तो वह बिना कोई सवाल किए उस पर यकीन कर लेगा। सू ने कहा कि जो कुछ भी उसके बाप के अतीत से जुड़ा है वह भी बहुत मायने रखता है। उसे नहीं पता कि उसका बाप कौन से काले राज छुपा रहा है। जी हुन ने पूछा कि इसका उससे या उसके बाप से क्या लेना देना है। उसने सू को बेइज्जत किया, उसे किसी काम का नहीं बताया। वह फट पड़ा, कहा कि उसे अपने बाप से नफरत है और खुद से भी नफरत है। जी हुन, जो अंदर से पूरी तरह खाली और टूट चुका था, ने कहा कि अब वह सू को नहीं रोकेगा। अगर वह सच में मरना चाहता है तो मर जाए। लेकिन फिर सू थोड़ा पीछे हटा और चिल्लाया कि अगर वह गया तो वह नीचे कूद जाएगा, पहले से ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका। जी हुन थोड़ा हिचकिचाया और कहा कि अगर सू को सच में मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, मर जा। और इतना कहकर वह वहां से भाग गया। वह सीढ़ियों से दौड़ता हुआ नीचे चला गया। उसे नहीं पता था कि सू असल में क्या करेगा। अगले दिन इस उलझन में न रह पाने के कारण जी हुन वापस यह देखने आया कि क्या हुआ। दूर से उसने सू को फूलों की क्यारी में पड़ा हुआ देखा। जब योन ने पूछा कि वह पास जाकर पक्का करने क्यों नहीं गया तो जी हुन ने कहा कि वह बहुत डरा हुआ था। उसे डर था कि कहीं सच में वह सू ही ना हो। जब पूछा गया कि क्या सू ने खुद छलांग लगाई थी तो जी हुन ने हाँ कहा। वह उसे रोक नहीं पाया और न ही उसे गिरते हुए देख पाया। योन सुन्न रह गई। उसने पूछा कि वह अब यह सब क्यों बता रहा है। जी हुन ने आखिर में बताया कि उसने यह अदालत क्यों शुरू की। पहली वजह तो यह थी कि वह वू हो को इस इल्जाम से बचाना चाहता था जिसे बेवजह फंसाया जा रहा था। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह यह थी कि सू के साथ असल में क्या हुआ यह दुनिया के सामने आए, क्योंकि जी हुन का मानना था कि सू डिप्रेशन से जूझ रहा था, लेकिन उसके अंदर मरने की कोई सच्ची चाहत नहीं थी। सेंटिनल चलाने से सू को खुशी मिलती थी, दूसरों की मदद करने से उसे जीने का कोई मकसद मिलता था। उसके अपने शौक और पसंद थीं, लेकिन स्कूल में उस लड़ाई के बाद अचानक सू पर बदमाश होने का ठप्पा लगा दिया गया और उसे स्कूल से निकालने की तैयारी होने लगी। जी हुन को शक हुआ कि स्कूल में कुछ और भी बहुत बड़ा हुआ था जिसकी वजह से सू अंदर से टूट गया था। इस अदालत के जरिए उसने वही सच ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे लगता है कि वह हार गया है। जब पूछा गया कि अब उसके आखिरी ख्याल क्या हैं, तो जी हुन ने माना कि सू की मौत के बाद उसने बहुत बार खुदकुशी करने की सोची है। उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई, सू को भी नहीं। उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उस रात वह उसे रोकने की बजाय वहां से भाग गया। उसे लगता है कि अगर उसने कुछ भी किया होता, कुछ भी, तो शायद सू आज भी जिंदा होता। यहाँ उसकी कहानी खत्म होती है। वह चुपचाप अपना फैसला सुनने के लिए बैठ गया, लेकिन तभी जुन्योंग अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस दिन सू की लाश मिली थी उसने जी हुन को दूर से उसे घूरते हुए देखा था। वह फूट फूट कर रो रहा था, जैसे बस यही दुआ मांग रहा हो कि काश सू अब भी जिंदा होता। इसके बाद योन ने मिस्टर हान को गवाह के कटघरे में बुलाया, उससे बहुत सख्ती से सवाल किए। मिस्टर हान ने आखिर में सब उगल दिया। सू की मौत में जी हुन की रत्ती भर भी कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती मिस्टर हान की है। उसने माना कि पोल खुलने के डर से उसने अपनी पहली गवाही में सफेद झूठ बोला था। उसने राज खोला कि स्कूल अमीर और रसूख वाले बच्चों के लिए एक छुपी हुई VIP लिस्ट रखता है जो पढ़ाई के दम पर नहीं बल्कि भारी डोनेशन के दम पर दाखिला लेते हैं। इसमें उनके जाली नंबर, झूठे इनाम और उनके सारे बुरे कामों पर पर्दा डालना शामिल है। सू को इस सब के बारे में पता चल गया था और उसने सच दुनिया के सामने लाने के लिए इसकी फोटो भी इंटरनेट पर डाल दी थी। इसी वजह से स्कूल उसे चुपचाप दूसरे स्कूल में भेजना चाहता था, लेकिन सू नहीं माना, तो उन्होंने उसे स्कूल से ही निकालने का फैसला कर लिया। खुदकुशी करने से एक रात पहले सू और मिस्टर हान के बीच बहुत तगड़ी बहस हुई थी और मिस्टर हान ने उसे बहुत गंदी गंदी गालियां दी थीं ताकि वह उसका मुंह बंद कर सके और वह उनके बीच में टांग न अड़ाए। जब पूछा गया कि सू ने अपनी जान क्यों दी तो मिस्टर हान ने कहा क्योंकि स्कूल और संस्था अपने घोटालों पर पर्दा डालना चाहते थे। सू उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया था। आखिर में मिस्टर हान को अपनी गलती का बहुत भारी पछतावा हुआ और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने स्कूल के चेयरमैन और संस्था के बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। जूरी, फैसला सुनाने वालों ने अपना फैसला सुनाया। जी हुन को बेकसूर साबित कर दिया गया। जज ने ऐलान किया कि अदालत स्कूल को मुजरिम मानती है और इसी के साथ अदालत की कार्रवाई खत्म कर दी गई। खत्म। बस भाई, ये पूरी कोरियन ड्रामा की कहानी थी, द स्कूल नर्स फाइल्स, या शायद कोई और सीरीज।